Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. सो हाय एवरीवन, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है, गेट का। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंपल क्वेश्चन था, क्या था, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आपको दी हुई थी, तो आपको ऑर्डर और क्लासेस बतानी थी। आपको पता है कि क्लासेस जितनी आपके पास इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं उतनी आपके पास क्लासेस होंगी। सो 6 हैं, तो आपके पास 6 ही क्लासेस हो गई। उसके बाद ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम सम करते थे ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायमेंशन, जो आपके पास कैरेक्टर अंडर आइडेंटिटी है। सो ये 4 आपके पास सिंगली डिजनरेट हैं, तो 1 सिंगली डिजनरेट हैं, तो कैरेक्टर 1 आएगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों आपके पास डबली डिजनरेट हैं, इनकी डायमेंशन 2 है। तो आप इनके स्क्वायर्स करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ गया, 12। सो ऑर्डर आपका 12 आ गया, क्लासेस आपकी 6 आ गई। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या था, द प्लॉट्स दैट आर लीनियर फॉर द लैंगमर आइसोथर्म, ठीक है। अब आपको पता है कि लैंगमर आइसोथर्म की जो आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है, दैट इज P बाई वी इट इज इक्वल टू 1 बाई के वी मोनो प्लस P बाई वी मोनो, ठीक है। तो मतलब आपके पास P बाई वी का प्लॉट अगेंस्ट प्रेशर, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे दोनों साइड्स प्रेशर से डिवाइड कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे बचा 1 बाई वी, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई के वी मोनो, और यहाँ पे आपके पास 1 बाई पी प्लस यहाँ पे आपके पास 1 बाई वी मोनो। तो यहाँ पे भी आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी और वेरिएबल्स क्या रहेंगे, वेरिएबल्स आपके हो गए 1 बाई वी एंड 1 बाई पी। फर्क क्या पड़ता है, बस आपके पास जो स्लोप और इंटरसेप्ट हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो आपके पास P बाई वी वर्सेस P एंड 1 बाई वी वर्सेस 1 बाई P। तो दिस वाज बेसिकली MSQ, ठीक है। तो इसमें आपको ये दोनों ऑप्शंस को टिक करना था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास काइनेटिक्स का था। सो इसमें आपके पास पैरेलल रिएक्शंस हैं और आपको दे रखा था दैट K1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K2, ठीक है। और P1 की कंसंट्रेशन दे रखी थी एट कंप्लीट कन्वर्जन, दैट इज 15 मोलर, ठीक है। सो कंप्लीट कन्वर्जन मतलब ये पूरा का पूरा आपका रिएक्ट कर गया। सो आपको पता है दैट P1 और P2 की जो रेशो है वो आपके पास किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू K1 अपॉन K2। अब नाउ K1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K2, सो मतलब ये आएगा आपके पास 2, मतलब जो P1 है दैट विल बी डबल ऑफ द P2, ठीक है, दैट विल बी डबल ऑफ द P2। अब इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, अब कंप्लीट कन्वर्जन दे रखा है, सो दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, बिकॉज ये सारा रिएक्ट करके तो P1 और P2 बनाएगा। सो मीन्स आपके पास यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट आपके पास यहाँ पे P1 एंड P2 का सम किसके इक्वल होगा, R0 के, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपके पास P1 डबल है P2 के, सो P2 आधा हो गया P1 के। P1 की आपको कितनी दी हुई है, 15, सो P1 की आपकी 15 है और P2 उसका आधा है, सो आधा है मतलब 15/2। सो आपके पास कितना हो गया, 15 प्लस 7.5, सो दैट विल बी इक्वल टू 22.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो ये आपके 22.5 ये आपके NAD में था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि आपके पास मॉलिक्यूल है XY2 करके, ठीक है, और आपको दिया हुआ है इट इज़ माइक्रोवेव एक्टिव, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट आएगी और देन आपको दिया हुआ है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम शोज PR कंटूर, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे आपके पास PQR नहीं है। सो मतलब क्या है, देखो कि आपके पास XY बेंट हो नहीं सकता है ना, बिकॉज अगर वो बेंट होगा तो ओनली PQR कंटूर आएगा, ठीक है ना, आपको पता है। सो बेंट वाली ऑप्शन तो आपकी डिस्कार्ड हो गई। उसके बाद हमें लीनियर पे जाना है।
बिकॉज लीनियर है तभी आपका PR कंटूर शो हो रहा है। सो लीनियर के केस में अब आपको माइक्रोवेव एक्टिविटी देखनी है, ठीक है, वो माइक्रोवेव एक्टिव है। सो मतलब वो ऐसा लीनियर नहीं हो सकता जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्यों? क्योंकि इस केस में यहाँ पे जो भी डायपोल मोमेंट वेक्टर आएगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो म्यू 0 आएगी। सो ये वाली ऑप्शन आपकी डिस्कार्ड होगी जहाँ पे x आपका सेंट्रल एटम है। सो आपके पास यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा? y, उस अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे यहाँ पे x और यहाँ पे y। सो आपका आंसर आएगा y इज द सेंट्रल एटम इन द लीनियर x52, ठीक है। सो आपके पास ये चीज़ आएगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। वैल्यू ऑफ E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A नॉट इन अटोमिक यूनिट्स। अब आप सबको पता है कि जब हम अटोमिक यूनिट्स की बात करते हैं सो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ जो अटोमिक चार्ज है। सिमिलरली आपके पास जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दैट इज इक्वल टू 1 एंड जो आपका बोहर रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1। सो दीज आर ऑल 1 यूनिट्स, ठीक है, अटोमिक यूनिट्स में। अब इसको आपको एटॉमिक यूनिट्स में करना है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो आपके पास यहाँ क्या आ गया? 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A नॉट, ठीक है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 है, A नॉट 1 है, E भी 1 है, उसका स्क्वायर भी 1 होगा। सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2। तो ये NAT में था, आंसर इसका 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है? आपको बेसिकली वेव फंक्शन दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको स्टेट आइडेंटिफाई करनी होगी। तो देखो आपको साइन फॉर्म में तो दिया हुआ है बट साथ में कोसाइन फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो आपको कोसाइन फॉर्म को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? बेसिकली इस पूरे पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, जो 2 से जो मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स बाई एल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज साइन ऑफ 2x, है ना, मतलब साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई एल, ठीक है। हमने कॉस का रीड ले लिया, जस्ट लाइक 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये चीज़ आ गई। अब इसी को यहाँ पे पुट करेंगे। देखो इस कांस्टेंट को उसके साथ कंबाइन कर लोगे ना, जो आपके पास 1/2 है, जिस 2 से आपने डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई वाला तो कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो आपके पास आएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय L³ जब आप उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। √2 इंटू √2 करके कर देना, √2 इंटू √2 उस हिसाब से। तो आपके पास यहाँ पे आ गया साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई एल, साइन ऑफ 2 पाई वाई बाई एल एंड साइन ऑफ पाई जेड बाई एल। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके पास जो क्वांटम नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं। सो आपके पास क्वांटम नंबर्स आएंगे ये 2 और यहाँ पे 1। सो आपके पास nx 2 है, दैट विल बी इक्वल टू ny, और आपका nz किसके इक्वल है? 1 के। सो आपकी जो एनर्जी आएगी वो आपकी किसके इक्वल आ गई? h² अपॉन 8 ml² क्यूबिकल बॉक्स है, और यहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया? यहाँ पे आ गया आपके पास 9। सो दैट विल बी इक्वल टू 9h² अपॉन 8 ml²। अब आपको पूछो ये रेशियो टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो ग्राउंड स्टेट आपको पता है इस केस में क्या होती है? ग्राउंड स्टेट आपके पास होती है E111, तीनों आपके क्वांटम नंबर्स 1 होंगे। सो अकॉर्डिंग 1² प्लस 1² प्लस 1², सो आपके पास आएगा 3h² अपॉन 8 ml²। तो जब आप रेशियो लोगे सो 3 टाइम्स आई है ना उसकी, सो मतलब E डिवाइडेड बाई E111, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपके NAT में पूछा गया था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है? Q आपका है मोलर पार्टीशन फंक्शन, स्मॉल q आपका मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। ये आपको दिया हुआ था फॉर ए गैस X2। अब देखो जब भी हम कोई कलेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें ना, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? इंडिस्टिंग्विशेबल। जब हम सैकर्ट-टिरॉड इक्वेशन भी डराइव करते हैं ना, उसमें भी हम इंडिस्टिंग्विशेबल ही मानते हैं मोनोटॉमिक गैस के लिए।
सेम, मतलब गैस पार्टिकल्स इंडिस्टिंग्विशेबल है। सो आपको पता है इंडिस्टिंग्विशेबल हो तो जो आपका मोलर पार्टीशन फंक्शन है वो आपका किसके इक्वल होगा, जो मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन है कि पावर Na, ये एवोगैड्रोस नंबर है, डिवाइडेड बाय Na फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए है, फॉर इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, सो आपके पास ये आ गया। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, ln ले लो इस पूरी चीज़ का, सो इट विल बी ln ऑफ q की पावर n, Na को n लिख दिया, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, सो यू विल हैव ln ऑफ q की पावर n माइनस ऑफ ln ऑफ n फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये चीज़ आएगी। अब इसको करना है हमने सिंपली, तो ये आपकी जो पावर है वो लॉग के बाहर आ गई। तो आपके पास क्या आ गया, सो यू गेट n ln ऑफ q। अब यहाँ पे हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ना, ln ऑफ n फैक्टोरियल। तो ln ऑफ n फैक्टोरियल आपके पास क्या होगा, n ln ऑफ n माइनस ऑफ n। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, यू हैव n ln ऑफ q माइनस ऑफ n ln ऑफ n प्लस n। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7। देन हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ था, कोई कैटेलाइज रिएक्शन था जिसकी टर्नओवर फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। तो जस्ट लाइक जैसे आप एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन में टर्नओवर नंबर पढ़ते हो ना, तो आपको वही चीज़ अप्लाई करनी है। सो वहाँ पे आपके पास जैसे K2 है, सो K2 आपके पास किसके इक्वल होता है, जो आपका मैक्सिमम रेट है डिवाइडेड बाय जो आपके पास एंजाइम की टोटल कंसंट्रेशन है। यहाँ पे कैटलिस्ट है तो यहाँ पे कैटलिस्ट में पुट कर देता हूँ, कैटलिस्ट की टोटल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन है 5 मोल %। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो आपके पास आ गया 5 × 10⁻⁻²। इतना आपने कैटलिस्ट ले लिया। रेट आपके पास क्या होता है, कितनी आपकी कन्वर्जन हुई पर यूनिट टाइम। तो कितनी कन्वर्जन हुई, 90%। सो 90% आपकी कन्वर्जन हुई पर यूनिट टाइम। सो पर यूनिट टाइम मतलब मैं इसको टाइम से डिवाइड करूंगा, जो कितना है मेरा 1/3। ठीक है, सो ये आपके पास आएगा इन मोल्स, बिकॉज इट वॉज गिवन कि आपके पास 1 मोल है सबस्ट्रेट का। तो 90% कन्वर्जन है, मीन्स कि आपने 0.9 मोल्स कन्वर्ट कर लिए। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, यू विल हैव, एक सेकेंड, यूनिट वाइज है ना, तो आपका मोल से कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 30। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² इन R इनवर्स। बहुत सिंपल था। सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 5 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 R इनवर्स। सो दैट विल बी योर टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इनको लगाना है इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको लगाना है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नोड के कॉन्सेप्ट से करोगे कि अगर आपकी नोड्स इंक्रीज करेंगी तो आपकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब इस केस में आपके पास जैसे ये है, ठीक है, ये वाला। अब ये तो आपका ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है ना, प्लस 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 कोई भी नोड नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास 0 नोड है। और यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि आपके पास मैक्सिमम किस में है नोड्स, मैक्सिमम किस में होंगी। देखो अगर मैं इस वाले को कंसिडर करूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या है, यू हैव प्लस माइनस माइनस प्लस। सो एक नोड, दूसरी नोड, प्लस माइनस 3 नोड, माइनस प्लस 4 नोड, प्लस माइनस 5 नोड। सो आपके पास यहाँ पे 5 नोड्स हैं। सो मीन्स बहुत ज़्यादा नोड्स हैं। तो जितनी ज़्यादा नोड्स उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो मतलब E3 की एनर्जी आपके पास सबसे कम आएगी और E2 की एनर्जी आपके पास सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास बीच वाली ऑप्शन बचती है, आपके पास E1 एंड E4 है। सो E1 और E4 की आपकी एनर्जी आइडेंटिकल है। तो आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा। बेसिकली आपको एक्सट्रीम्स ढूंढने थे नोड्स निकाल के। ठीक है, सो आपके पास ये ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास है थर्मल पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन काइनेटिक्स से था क्वेश्चन। अब इसमें आपको पूछा हुआ था रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन।
जो आपका काइनेटिक चेन लेंथ, ये काइनेटिक चेन लेंथ है। सो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जैसे आपका 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक चेन लेंथ होता है जब आपकी म्यूचुअल टर्मिनेशन हो रही होती है ना, तो आप इसको ले सकते हो। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ KR, यहाँ पे मोनोमर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशिएटर की कंसंट्रेशन। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसमें आपको साफ दिख ही रहा है दैट अगर आप इनिशिएटर कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इसके बढ़ाने से ये बढ़ेगी, इसके बढ़ाने से ये डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज हुई तो आपकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिक्रीज होगी, ठीक है ना। बट आप एक चीज देख सकते हो कि दोनों आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोनोमर कंसंट्रेशन के। सो मोनोमर कंसंट्रेशन दोनों केसेस में इंक्रीज करोगे तो दोनों बढ़ेंगे। सो आपका जो ऑप्शन आएगा करेक्ट दैट विल बी दोनों डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है इंक्रीज करेगा विद द मोनोमर कंसंट्रेशन, ठीक है। इनिशिएटर के साथ ऐसे रिलेशनशिप, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से आपके MSQ शुरू होते हैं, ठीक है, ये वाला MSQ है मतलब। तो आपकी जो 4 स्टेटमेंट्स है इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। सो पहली स्टेटमेंट देखो, द डेल्टा इज सेम। सो डेल्टा ई वॉज बेसिकली बिटवीन द एडजेसेंट लेवल्स, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में इट इज सेम बट रिजिड रोटर के केस में इट इज डिफरेंट। ऑब्वियस है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में आपके लेवल्स होते हैं इक्वली स्पेस्ड, सो जो एडजेसेंट लेवल्स उनका डिफरेंस सेम होगा। रिजिड रोटर के केस में आपके पास क्या है, रिजिड रोटर के केस में आपके पास जो डिफरेंस है दैट टेंड्स टू इंक्रीज, है ना, तो डिफरेंस इंक्रीज होगा, तो ये भी सही है। चलो, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एस टोटल फॉर अल्फा इज नेगेटिव ऑफ बीटा। देखो सबसे पहले तो उसने मैग्नीट्यूड बोला है, तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसे हो सकता है ना। और वैसे भी आपको पता है जो एस टोटल है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका किसके इक्वल होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच कट। और आपको पता है कि एस की वैल्यू आपकी दोनों अल्फा और बीटा के लिए आपकी हाफ है, एम एस की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ है अल्फा और बीटा के लिए रिस्पेक्टिवली, है ना। सो मैग्नीट्यूड तो आपका बेसिकली इट विल बी पॉजिटिव फॉर बोथ, ठीक है ना। सो ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर फॉर द 3 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली आप स्पिन सिस्टम कंसिडर कर रहे हो, जैसे लिथियम एटम के केस में आप इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हो ना, तो उस केस में आपके पास बेसिकली जितने आपने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, सो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आता है 1/√n फैक्टोरियल, ना कि अकेला n। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट देखो, द नोड इन द 3s इज सेम एज द नोड इन द एंगुलर पार्ट ऑफ द 4D। अब इसमें आपको ध्यान से देखना था। अब नोड इन 3s, अब 3s के केस में आपके पास n-l-1 नोड्स हैं। सो आपके पास 3 माइनस l वैल्यू इसकी 0 माइनस ऑफ 1, सो आपके पास 2 नोड्स हैं जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, बिकॉज एंगुलर नोड नहीं होती है इसमें। और अगर मैं 4D के केस में बात करूं, सो 4D का एंगुलर पार्ट बोला है केवल, ठीक है ना। सो मतलब एंगुलर नोड्स पूछे हैं इसकी, सो एंगुलर नोड्स आपके पास कितनी आएंगी, दैट विल बी इक्वल टू l वैल्यू, दैट विल बी 2। सो मतलब इसकी 2 एंगुलर नोड्स हैं, इसकी टोटल नोड्स 2 हैं, तो दोनों बराबर हैं। सो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपकी A और D स्टेटमेंट करेक्ट आएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास ग्रेविमेट्री से रिलेटेड था, कैलकुलेशन बेस्ड ही था। देखो 12.45 मिलीग्राम्स है ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, उसने कितने का वेट लॉस दिया, 3.6 मिलीग्राम्स, ठीक है। सो देन द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ वाटर लॉस। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का वेट है आपके पास, जो उसका मोलर मास है दैट इज 249.5 ग्राम, ठीक है। ऐसे उसमें से x ग्राम निकल गया, ठीक है ना। सो ये x, तो जो रेशियो ऑफ मास लूज होगा ना वो आपके पास सेम ही आएगा, ठीक है ना। मतलब जो रेशियो जैसे 12.45 लिया उसे 3.6 मिलीग्राम निकल गया, तो यहाँ पे जो रेशियो लिया और यहाँ पे जो रेशियो ली दैट विल बी सेम। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, सो योर x की वैल्यू विल कम आउट टू बी अराउंड 72, ठीक है, 72 ग्राम। सो मतलब इससे 72 ग्राम्स ऑफ वेट लूज हो गया। अब इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 18, बिकॉज हम मोल्स में बात कर रहे हैं ना, मोलर मास में। सो इसका 18 है, ठीक है ना। सो 72 ग्राम
में फिर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, बिकॉज इट इज़ लूजिंग वाटर ओनली ना। सो आपके पास आप 72 को बेसिकली 18 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कितना आएगा 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ वाटर। सो 4 फॉर्मूला यूनिट्स आपके लूज हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगेन MSQ है। MSQ में आपके पास देखो ध्यान से, बहुत बेसिक आई थी ग्रुप थ्योरी पर आपको ध्यान से करनी थी। देखो सिग्मा V इज प्रेजेंट इन अमोनिया बट नॉट इन द BF3, ये तो गलत स्टेटमेंट है। आपको पता है BF3 का जो पॉइंट ग्रुप है दैट इज D3H। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिग्मा H है तो सिग्मा V नहीं है, सिग्मा V है ना। सिग्मा V आपकी कंटेन करती है C3 यहाँ पे, जो आपके पास तीनों BF बॉन्ड्स के अलॉन्ग होंगी, तो 3 सिग्मा V's हैं यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखो अगर CCl4 एंड SF6 के केस में C2 एंड C3 आर प्रेजेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। C2 और C3 दोनों होते ही हैं। यहाँ पे आपके पास परफेक्ट ऑक्टाइडल टेट्राहेड्रल सिमेट्री आएगी, यहाँ पे परफेक्ट ऑक्टाइडल सिमेट्री आएगी, तो ये वाले भी आपके पास सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। जैसे C3 यहाँ पे एक CCl बॉन्ड के थ्रू पास करेगा तो आपके पास ऐसे टोटल 4 CCl बॉन्ड्स हैं तो 4 C3 होंगे। सिमिलरली आपके पास ऑक्टाहेड्रन में भी होता है, ठीक है ना, जो ऑपोजिट आपके इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस हैं उसके थ्रू, सिमिलरली उनमें C2 भी होता है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो अब ये वाला सेम आपका नेट में भी आया था। बेंजीन के केस में आपके पास 1 सिग्मा H है, डेफिनेटली जो मॉलिक्यूलर प्लेन, बिकॉज यहाँ पे आपका पॉइंट ग्रुप इज D6H, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास सिग्मा H तो आपकी मॉलिक्यूलर प्लेन है, बट यहाँ पे आपके पास आप बोलते हो 6 सिग्मा प्लेन्स हैं, उन दोनों की क्लासेस डिफरेंट है, 3 सिग्मा V है 3 सिग्मा D है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये नेट में भी आया था। आगे देखो C2 इन वाटर एंड H2O2 इज प्रेजेंट बट नॉट इन PCl5, ये तो गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि PCl5 के केस में आपके पास D3H है पॉइंट ग्रुप, तो वहाँ पे आपके पास 3 C2 होंगे परपेंडिकुलर टू अ C3 एक्सिस, वो आप बना के भी देख सकते हो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब इसमें देखो मैंने लिख रखा है ताकि टाइम सेव होगा, सिमेट्रिक स्ट्रेच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के केस में तो आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल लगेगा बिकॉज सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो सिमेट्रिक स्ट्रेच IR इनएक्टिव है, ठीक है ना, वो आप पढ़ते हो, रमन एक्टिव हो गया फिर, और बेंड वाला IR एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव हो गया, तो ये दोनों तो हम श्योर हो गए। उसके बाद देखो जो OH का एसिमेट्रिक स्ट्रेच है, अब वाटर के केस में आपके पास जो सारे मोड्स होते हैं दे आर IR एज वेल एज रमन एक्टिव, तो दोनों IR और रमन एक्टिव आएंगे, एसिमेट्रिक मोड भी, ठीक है। उसके बाद देखो HCl, सो HCl के केस में जब वो स्ट्रेच करेगा डायपोल मोमेंट ऑलरेडी है मॉलिक्यूल में, सो मॉलिक्यूल IR एक्टिव है। सिमिलरली ये रमन एक्टिव भी आता है बिकॉज अगर आप होमोन्यूक्लियर लो, होमोन्यूक्लियर आपके पास IR इनएक्टिव आते हैं बट दे आर रमन एक्टिव, मतलब लीनियर मॉलिक्यूल्स दे आर रमन एक्टिव, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये IR इनएक्टिव है बिकॉज ऑलरेडी इसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो स्ट्रेच में कहाँ से आ जाएगी, और यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। उसके बाद देखो सिमेट्रिक अमोनिया का स्ट्रेच। अब यहाँ पे सिमेट्रिक देख के IR इनएक्टिव नहीं बोल देना, अमोनिया के केस में भी आपके जो मोड्स होते हैं दे आर ऑल IR एज वेल एज रमन एक्टिव, ठीक है ना। आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, मतलब जैसे आप करेक्टर टेबल में आप करते हो ना डराइव, उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, तो सारे मोड्स आएंगे, दे विल बी IR एज वेल एज रमन एक्टिव, ठीक है। उसके बाद देखो बेंट कार्बन डाइऑक्साइड हमने देख लिया, IR एक्टिव रमन इनएक्टिव, तो यहाँ पे KLM करके पूछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखो IR एक्टिव और रमन इनएक्टिव, सो IR एक्टिव और रमन इनएक्टिव, तो आपके पास एक ही है ये बेंड वाला। उसके बाद IR इनएक्टिव और रमन एक्टिव, तो ये भी आपके पास एक ही है वो वाला। उसके बाद IR एज वेल एज रमन एक्टिव, ठीक है ना, IR एज वेल एज रमन एक्टिव, तो वो आपके पास कौन से हैं, वो आपके पास 3 है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सो ये आपके पास हो गए 3, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था आपका। एक शायद गलती लगी है यहाँ पे, गलती ये लगी है,
दैट जो आपके पास IR इनएक्टिव, बिकॉज इसको आपको बहुत ध्यान से करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे IR इनएक्टिव और अमन एक्टिव आपके पास यहाँ पे 2 हैं, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आएगा 1 2 3, ठीक है। तो टोटल 6 थे ना, इसलिए। चलो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। आपको CMC दे रखी है, ठीक है। अब ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था। अब इसमें देखो आपको घबराना नहीं है। एग्रीगेशन नंबर आपको कितना दे रखा है? एग्रीगेशन नंबर आपका 80 है, ठीक है ना। 80 का मतलब आपके 80 मोनोमर्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ माइसेल। तो इससे क्या होगा, जितनी आपकी मोनोमर की कंसंट्रेशन है, माइसेल की कंसंट्रेशन उसकी 1/80th हो जाएगी, ठीक है ना। इतना हम समझ सकते हैं। सो देखो, तो यहाँ पे जो आपके पास कंसंट्रेशन एक्सेस में प्रेजेंट है CMC के, उतने जो कंसंट्रेशन में जो मोनोमर्स होंगे वो कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ माइसेल। सो मतलब जो आपके पास यहाँ पे एक्सेस कंसंट्रेशन है देन द CMC, उस केस में आपके पास माइसेल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी? दैट विल बी 0.088 माइनस ऑफ 0.008। तो यहाँ से आपके पास आएगा 0.080। इसको आप 80 से डिवाइड करोगे क्योंकि एग्रीगेशन नंबर इतना है ना। सो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.001। सो ये आपके पास कंसंट्रेशन किसकी आई? ये माइसेल्स की आई, ठीक है ना। अब इतनी कंसंट्रेशन CMC है, मतलब इससे इतनी कंसंट्रेशन पे आप बोल सकते हो कि आपके पास फ्री मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे। तो इतनी कंसंट्रेशन के आपके पास फ्री मोनोमर्स हो गए, और माइसेल की कंसंट्रेशन कितनी आई? 0.001। तो आपके पास अब टोटल कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 0.009, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल था ये। इसमें आपको पता है आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, बिकॉज आपको डेल्टा S नॉट निकालना है। सो डेल्टा G नॉट आपको log K की वैल्यू दे रखी है। सो यू नो डेल्टा G नॉट आपका किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ 2.303 RT log K। सो ये बेस 10 वाला है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके पास आपने यहाँ पे 10.6 वैल्यू पुट करोगे, वो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला, एक कॉमन फॉर्मूला बना के पुट कर लूँगा, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन रिड्यूस होगी उससे। तो यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज करूँगा, तो डेल्टा S नॉट मेरा ये आ गया, ठीक है। देन मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। सो डेल्टा H नॉट की वैल्यू ये है, इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज इट वाज गिवन इन किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पे जो आप R की वैल्यू पुट करोगे 8.314, वहाँ से आपके पास अगेन यहाँ पे जूल पर मोल में वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो आपने ये माइनस और उसका अपना माइनस, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। इस वाली टर्म से इस वाली टर्म को आपने सबट्रैक्ट करना है। ये वाली टर्म छोटी आती है, ये वाली बड़ी आती है। सो उसको आप जब 298 से डिवाइड करोगे, ऊपर आपके पास यूनिट्स होंगे जूल पर मोल, नीचे केल्विन में। तो आपके पास जूल पर मोल पर केल्विन, आपका आंसर प्लस में आएगा, ध्यान रखना है। NAD का था तो आपके पास ये चीज़ 21.75 जूल पर मोल पर केल्विन। सो आपका एंट्रोपी चेंज आ गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, ये आपका MSQ रहेगा 17th। अब ये वाला थोड़ा ना थ्योरी से रिलेटेड था, स्टैटिस्टिकल की, एंसाम्बल के रिलेटेड, ठीक है। अब एंसाम्बल हम किसको मानते हैं? देखो आपके पास बेसिकली ऐसे स्मॉल यूनिट्स होते हैं इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना। हर यूनिट के अंदर आपके पास n मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका कुछ V वॉल्यूम होगा, उसका कुछ T टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये आपके होते हैं एंसाम्बल्स। ये एंसाम्बल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो बेसिकली क्या है, ये जो यूनिट्स है, यूनिट्स का नंबर आप बहुत ज़्यादा लेते हो, ठीक है ना। सो मीन्स एंसाम्बल में आप कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट इमेजिनरी रेप्लिकेशंस, आप इमेजिनरी होती हैं वो रेप्लिकेशंस, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। उसके बाद देखो, ऑल द मेंबर्स आर आइडेंटिकल विद द आइडेंटिकल माइक्रोस्टेट्स। ये आपका गलत है, आइडेंटिकल माइक्रोस्टेट्स नहीं होती, आपके पास डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स होती हैं, तो ये वाला रॉन्ग है। उसके बाद देखो, कैनोनिकल एंसाम्बल नॉट सेम कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप 3 तरह के एंसाम्बल करते हो। एक होता है आपके पास माइक्रो कैनोनिकल, एक आपके पास होता है कैनोनिकल, एक होता है ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, माइक्रो कैनोनिकल के केस में
यू कंसिडर इट एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आपस में ये यूनिट्स एक दूसरे के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपके पास नंबर, वॉल्यूम एंड एनर्जी तीनों पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं। कैनोनिकल के केस में आपके पास नंबर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। इट इज बेसिकली अ क्लोज सिस्टम, जो ये यूनिट्स दे आर बिहेविंग एज अ क्लोज सिस्टम, एक दूसरे के साथ एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। और ग्रैंड कैनोनिकल के केस में इट इज एन वी एंड केमिकल पोटेंशियल। तो जब भी केमिकल पोटेंशियल लिखा है ना, सो मीन्स दिस बेसिकली है ओपन सिस्टम, जो एक दूसरे के साथ मास भी एक्सचेंज कर रहे हैं। सो इन दोनों के लिए आपके पास कॉम्पोजिशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो कैनोनिकल का पूछा हुआ है, सो कैनोनिकल के केस में इट है सेम कॉम्पोजिशन, नॉट डिफरेंट, नॉट सेम गलत है, इट है सेम कॉम्पोजिशन, तो गलत हो गया। उसके बाद देखो एंजाम्बल्स एवरेज वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज एवरेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंजाम्बल के केस में आपको याद रखना है, एक तो जो इनका नंबर होगा, एंजाम्बल्स का नंबर होगा, उसको ऐसे n बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपका इनफाइनाइट होगा, बहुत लार्ज नंबर, जो लास्ट स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। और हम टाइम भी इनफाइनाइट लेते हैं, वी बेसिकली टेक टाइम इनको इक्विलिब्रियम में आने की, ठीक है ना। सो वी टेक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, सो मतलब लॉन्ग टाइम। सो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो आपकी ए और डी स्टेटमेंट्स करेक्ट आएंगे एमएसक्यू में, ठीक है। तो यही था आपका फिजिकल वाला पार्ट, ठीक है। सो हम देन आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। सो हैप्पी लर्निंग।